ये चाहते तो 1 साल में मंदिर बन जाता, और समाजवादी सरकार होती है, हम लोग होते तो 1 साल बना के तैयार कर देते। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। पांच राज्यों के इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जोर आजमाई देखने में मिल रही है, जिस तरह से वेस्ट बंगाल इलेक्शन में जिस तरह की सरगर्मी थी, उससे ज़्यादा सरगर्मी उत्तर प्रदेश इलेक्शन में नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पूरे प्रदेश की अगर हम बात करते हैं 20% है। सिर्फ वेस्टर्न यूपी में 32% आबादी मुसलमानों की है। वेस्टर्न यूपी में तकरीबन तमाम पार्टियों ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फेज में ज़्यादातर वेस्टर्न यूपी के जितने भी अजला हैं, जितनी भी सीटें हैं विधानसभा की, वहाँ पर चुनाव होने हैं। तमाम पार्टियों ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। MIM की भी 2 लिस्ट आ चुकी हैं, समाजवादी पार्टी की 1 लिस्ट आई है, बहुजन समाज पार्टी की 1 लिस्ट आई है, कांग्रेस की 1 लिस्ट आई है, बीजेपी की भी एक लंबी लिस्ट आई है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बीजेपी के जरिए अभी तक घोषित किए गए हैं। लेकिन इन लिस्टों के आने के बाद एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि मुसलमानों को बिल्कुल सियासत से अलग कर दिया गया है, उनको सियासत से बिल्कुल काटा जा रहा है। किसी भी पार्टी के स्टेज पर कोई मुस्लिम लीडर नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ी बहुत हिम्मत कल कांग्रेस ने दिखाई, मौलाना तौकीर रज़ा ने जिस तरह से ज्वाइनिंग की पार्टी ऑफिस में कल, और उसके बाद उन्होंने जो बात कही उसको बाकायदा अपने जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उस पर उसको अपलोड किया गया कांग्रेस के ज़रिए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो तमाम पार्टियां अपने स्टेज से मुसलमानों को हटाती हुई नज़र आ रही हैं। जिस तरह से पीछे आपने इलेक्शन देखे होंगे, हेलीकॉप्टर में एक दाढ़ी वाला मुलायम सिंह के साथ, RLD के जो अध्यक्ष थे अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, उनके साथ, या फिर मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, जितने भी सेकुलर पार्टी के जो लीडर थे वो नज़र आते थे। बाकायदा एक ग्रुप बनाए जाते थे जो स्पीच दिया करते थे जा कर के, वो सब गायब हैं। कांग्रेस ने भी इस तरह के लीडरों को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है। जितने खौफ में इस वक्त भारत का मुसलमान है, इतना ज़्यादा परेशान हाल या इस तरह के मजालिम पहले कभी नहीं देखे गए। उस वक्त भी नहीं जब बाबरी मस्जिद को लेकर के राम जन्मभूमि का जो अभियान चलाया गया था, रथ यात्रा निकाली गई थी, या 2002 में जिस तरह से गुजरात फसादात हुए थे, या लगातार जिस तरह से एक बड़ी हिस्ट्री है फसादात की। सन 1990 तक एक आंकड़े के मुताबिक 76,000 से ज़्यादा फसादात हुए जो मुस्लिम कश फसादात थे। 99% ऐसे फसाद थे जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ। एक फसाद हुआ 1984 में जिसमें कई इलाकों पर फसाद दंगा भड़का, उसकी भरपाई आज तक की जा रही है, लेकिन मुसलमानों के ज़ख्मों पर कभी भी मरहम रखने की कोशिश नहीं की गई। आज जिस तरह के हालात बने हुए हैं, बार बार मुस्लिम लीडरों के ज़रिए, बार बार मुस्लिम जमातों के ज़रिए एक बात कही जाती है कि सब इकट्ठा हो जाएं, एक हो जाएं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो देखने में यह आता है कि लोग टिकट के चक्कर में अलग अलग पार्टियों से टिकट लेते हुए नज़र आते हैं, और कई दफ़ा ये देखने में आता है कि एक एक सीट पर कई कई मुसलमान खड़े हो रहे हैं। ये एक अलग मसला है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर अगर आप आज देखें तो आंकड़ों में ये बात सामने आ रही है कि एक सीट पर कई मुसलमानों को खड़ा किया गया है। नजीबाबाद विधानसभा सीट है। तस्लीम अहमद समाजवादी पार्टी से हैं, शहनवाज खलील BSP से हैं, सलीम अंसारी कांग्रेस से हैं, और भारतेंदु सिंह भाजपा से अकेले गैर मुस्लिम हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, तीनों ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है नजीबाबाद से, और एक मुकाबले में जिससे मुकाबला है वो गैर मुस्लिम यानी BJP से है। इसी तरह और बहुत सारे, अभी सारे अनाउंस हो जाएं तो पूरा आंकड़ा लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। जब तक सारी सीटों का ऐलान नहीं होता तब तक इन एक एक सीट का हम
मुआवजा नहीं कर सकते हैं, एक सीट पर हम बात नहीं कर सकते। इसके अलावा बात की जा रही है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को लेकर, क्योंकि जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 32% मुसलमान है और मुजफ्फरनगर में भी मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 2012 में यहाँ पर कई मुस्लिम कैंडिडेट थे जो जिन्होंने जीत दर्ज कराई थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहाँ से थे, लेकिन पिछले इलेक्शन में एक भी मुसलमान यहाँ से मुजफ्फरनगर से नहीं जीता। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है इस बार 2022 में, लेकिन 5 सीटों का ऐलान किया गया है। 5 सीटों में से किसी पर भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया है। 5 सीट में अगर दावेदारी की बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, तो अमीर आलम जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने अपने लड़के के लिए, नवाजिश आलम के लिए वो टिकट चाह रहे थे। कादिर राना वो खुद अपने लिए टिकट मांग रहे थे, फॉर्मर एमपी हैं ये भी। नूर सलीम राना एमएलए रहे हैं और शहनवाज राना ये भी एमएलए रहे हैं। चारों दावेदार थे आरएलडी और समाजवादी पार्टी से टिकट के लिए, लेकिन चारों का टिकट काट दिया गया है। चारों को कोई टिकट नहीं दिया गया है। इसके अलावा बीएसपी ने यहाँ पर 4 सीटों पर मुसलमानों के नाम का ऐलान कर दिया है। मीरानपुर से मौलाना सलीम, चरथावल से सलमान और खतौली से माजिद सिद्दीकी और बुढ़ाना से हाजी मोहम्मद हनीफ, ये 4 नाम ऐलान किए गए हैं। इसके अलावा 4 सीट और है यहाँ पर जिसका अभी ऐलान नहीं किया गया है बीएसपी के ज़रिए। उसके अलावा एआईएमआईएम ने 2 सीटों पर यहाँ पर चरथावल और मुजफ्फरनगर से इंतज़ार अंसारी मुजफ्फरनगर से और चरथावल से ताहिर अंसारी, इनको अभी तक डिक्लेयर किया गया है। यानी ये यहाँ पर दोनों का मुकाबला, दोनों तरफ से बीएसपी की बात करें या फिर एआईएमआईएम की बात करें, दोनों ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। अभी 3 सीटों का ऐलान समाजवादी पार्टी के ज़रिए करना बाकी है, लेकिन मुजफ्फरनगर की जो खबरें आ रही हैं उसमें भी किसी गैर मुस्लिम को उतारा जा रहा है जो मुजफ्फरनगर की पर्टिकुलर सीट है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 2012 में मुस्लिम एमएलए की जो संख्या थी उत्तर प्रदेश में वो 65 थी, वो घट करके 2017 में 24 पर पहुंच गई। अब जिस तरह से इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी का मुकाबला है, बीएसपी कहीं मैदान में नज़र नहीं आ रही है, सीधा मुकाबला इन दोनों पार्टियों का है। और जब समाजवादी पार्टी मुसलमानों से किनारा कशी कर रही है, मुसलमानों को टिकट नहीं दे रही है, और बीजेपी बार बार मुस्लिम लीडर्स जो इस पार्टी में हैं उनका नाम लेकर के, जो जिनको बाहुबली कहा जा रहा है, बार बार टीवी डिबेट्स में उनका नाम लिया जाता है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, उसके अलावा और बहुत सारे लीडर हैं जिनका नाम लेकर के, जिनके ऊपर बिल्डोज़र जिनके घरों पर चलाया गया है योगी सरकार में, उनके नाम बार बार लिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि खुद मुख्यमंत्री के ऊपर कितने केस थे, उप मुख्यमंत्री ने अपने जो इलेक्शन का जो पर्चा भर रहे हैं उसमें जो एफिडेविट दिया है उसमें कई ऐसे एफआईआर का जिक्र है जो आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ है। उस पर कोई बहस नहीं होता, उसकी कोई बात नहीं करता। अब सवाल यह खड़ा होता है कि तमाम सियासी पार्टियां जो पहले, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि रथ यात्रा के दौरान या दंगों के बाद थोड़ा बहुत लोग, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, मुलायम सिंह के बहुत सारे बयानात ऐसे हैं जो मुसलमानों के फेवर में आए, या अखिलेश यादव ने पिछली बार जिस तरह से प्राइवेट ठेकों में भी मुसलमानों का रिजर्वेशन फिक्स किया था, कुछ काम ज़रूर इनके ज़रिए देखने में आए। लेकिन अब बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार करते हुए ये सारी पार्टियां, ये सारी सियासी पार्टियां नज़र आ रही हैं। और जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं उससे यही साबित हो रहा है कि तमाम पार्टियों को, जिस तरह से बीजेपी ये चाहती थी कि मुस्लिम मुक्त सारा इशू हो जाए, इलेक्शन से बिल्कुल मुसलमानों को दूर कर दिया जाए, उस पर तमाम पार्टियां अमल करती हुई नजर आई। अखिलेश यादव ने 31 दिसंबर को एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी सरकार होती उत्तर प्रदेश में तो हम राम मंदिर 1 साल में बना देते। और उसके साथ ही आगे उन्होंने ये कहा कि भगवान राम तो हमारी पार्टी के हैं। ये चाहते तो 1 साल में मंदिर बन जाता, और समाजवादी सरकार होती है, हम लोग होते तो 1 साल बना के तैयार कर देते। इस बात से कहीं और आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस की एक सभा में, वो भी 12 दिसंबर को
12 दिसंबर 2021 को राजस्थान में एक सभा में यह कहा था कि यह मुल्क हिंदुत्व का नहीं, हिंदुओं का है। 2014 से हिंदू नहीं बल्कि हिंदुत्ववादी सत्ता में हैं। उन्हें उखाड़ फेंककर हिंदुओं का राज लाना है। यह बात राहुल गांधी ने कही। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। तो देखा, इस तरह के बयानबाजी इन लीडरों के जरिए जो सामने आता है, जाहिर सी बात है जब भी इस तरह के इश्यूज होते हैं, चाहे हम गुरुग्राम का मामला ले लें, कोई पार्टी, खासतौर से अगर वहां पर बात करें, हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस पार्टी है, उसके लीडरों के जरिए भी इस मामले को नहीं उठाया गया। जिस तरह से मुख्यमंत्री हरियाणा के ये कहते हुए नजर आए सदन के अंदर कि ये लोग अपनी ताकत, अपनी सत्ता, अपनी पावर दिखाने के लिए खुले में नमाज पढ़ना चाहते हैं, उसका किसी भी सियासी दल ने विरोध नहीं किया, खामोशी इख्तियार की। खुद मुस्लिम लीडर जो वहां पर एमएलए हैं वो भी इस पूरे मामले पर खामोश नजर आए। जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा विषय है सोचने का। जिस तरह से 2014 में जब कांग्रेस हार गई और उसके बाद एंटेनी कमेटी एक बनाई गई जिसने इस चीज पर विचार विमर्श किया कि हमारी हार किस वजह से हुई, तो उसने सोनिया गांधी को जब रिपोर्ट सौंपी थी तो उसमें यह कहा गया कि मुसलमानों को ज्यादा करीब लाने की वजह से हमारी पार्टी सत्ता से उखड़ गई। और शायद ये भी ये फैसला कर लिया गया कांग्रेस के जरिए कि अब मुसलमानों से दूरी बनानी है। जिस तरह से बीजेपी ने बिल्कुल उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से कोई और रास्ता नहीं है सिवाय हिंदुत्व के। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि मुसलमान करे तो क्या करे। अभी भी जिस तरह से सियासी खींचतान चल रही है, एक एक सीट पर कई कई मुस्लिम नेता खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक और नई पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब की AIMIM किस्मत आजमा रही है और एक बड़ा ग्रुप खासतौर से युवाओं का, नौजवानों का जिस तरह से हिस्सेदारी की बात ओवैसी अपनी स्पीचों में, अपनी सभाओं में करते हैं, और जाहिर सी बात है हर किसी को अपना हक है लड़ने का, इस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लड़ना चाहिए। और सवालात भी किए जाते हैं, वो अपनी जगह हैं। लेकिन जिस तरह के इल्ज़ामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात असदुद्दीन ओवैसी पर एक बड़ा तबका लगाता हुआ नज़र आता है और उनको बीजेपी की बी टीम कहता है, ये एक सोचने का मुकाम है कि एक शख्स जो कई महीनों से उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और एक कैंडिडेट उन्होंने गैर मुस्लिम भी अभी अपनी दूसरी लिस्ट में घोषित किया है। बिहार में भी उन्होंने कोशिश की थी इस तरह का समीकरण बनाने की, गैर मुस्लिमों को भी अपनी पार्टी से उन्होंने टिकट दिया था। महाराष्ट्र में भी इस तरह की चीज़ें देखने में आई। बार बार वो शोषित, दबे कुचले SC ST और मुसलमानों की बात करते हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि पूरी जो लीडरशिप है, हालांकि लीडरशिप कहना ठीक नहीं है क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है जिसके पीछे वो वोट बैंक हो, इस तरह का कोई लीडर उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है। अभी जिस तरह से सियासी खींचतान नजर आई उत्तर प्रदेश में, और देखने में यह आया कि तमाम लीडर जो बीजेपी छोड़कर के पार्टी में, समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, उनके पीछे एक बड़ी जो है कार्यकर्ताओं की और वोटर्स की एक बड़ी फौज है, उनकी बिरादरी है। और बार बार वो बिरादरी का जिक्र करते हैं कि हम बिरादरी से मशवरा करके कोई फैसला करेंगे। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई दिन इंतज़ार किया और ये कहा कि हम अपने लोगों से बात कर रहे हैं, तो उनका एक लीडर है। और मीडिया ने ये दिखाने की कोशिश की कि उनका जो वोटर है वो वोटर अपने लीडर के साथ है और दर्जनों सीटों पर उनके जाने से बीजेपी पर प्रभाव पड़ेगा। क्या ऐसा कोई लीडर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का है? हरगिज़ नहीं। जो सियासी पार्टियां मुसलमानों की हैं वो भी अपना अलग अलग काबा तलाश करने में लगी हुई हैं, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आने को तैयार नहीं हैं। और वोटर का जहां तक ताल्लुक़ है, वोटर भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी सीटों की अगर हम बात करें तो उसमें भी ख़ानदान, ज़ात और बिरादरी पर बटा हुआ। ये एक बहुत बड़ा मुकाम है सोचने का। और ख़ास तौर से जिस तरह के मज़ालिम उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार के ज़रिए मुसलमानों पर किए गए हैं, उसके बावजूद अभी भी
सुधरने का नाम नहीं ले रहे, अभी भी वोट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके लिए सारे लोगों को, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो जमातें हैं, जो उलमा इकराम हैं, जो सियासी लीडर नामचार के सही, उन लोगों को बैठना होगा और इसका कोई हल, ऐसा मौसर हल निकालना होगा कि जो एक सियासी अछूत बना के रख दिया गया है मुसलमानों को। जाहिर सी बात है, सियासी अछूत होने के बाद और बुरे हालात होने वाले हैं। जिस तरह से तालीमी मैदान में, माशी मैदान में मुसलमान पीछे है, अब सियासी मैदान में भी लगातार पिछड़ता जा रहा है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।